हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉर्निया लेयर्स एंड फंक्शंस के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कॉर्निया इज़ अ काइंड ऑफ ए वैस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कवर्स द आउटर लेयर, मोस्ट लेयर ऑफ द आई, राइट। सो अगर मैं एक बेसिक सा आपके सामने एक बेसिक सा डायग्राम बनाऊँ, तो ये देखो, ये होगी आपकी कॉर्निया, ये हो गया आपकी पूरी पीछे की स्क्लेरा, ये हो गया आपका आयरिस, ठीक है ना। ये आपका हो गया ये एरिया लिम्बस, एंड दिस एरिया बिहाइंड द प्यूपिल, जो कि बीच का एरिया है, इसके बिहाइंड लेंस हो गया, और इधर कहीं कोरोइड पूरा आएगा, और ये रेटिना हो गया, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपको आई गेस इतनी बार आप लोग बना चुके होंगे इसका कि आप लोग को रट गया होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है सबसे आउटर मोस्ट, ये है आपका कॉर्निया, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसकी देखो, इसकी कैसे आप लोग डिफाइन करोगे, इसकी लेयर्स क्या क्या है कि, ठीक है ना। फ्रॉम आउटर टू इनर, फ्रॉम आउटर टू इनर हम लोग इसकी लेयर डिफाइन करेंगे। और इसका एक मेमोनिक है, अगर आपको उससे बेहतर ढंग से याद होता है तो समझ जाओ कि इसका एक मेमोनिक है कि EBS दे, ठीक है ना। इसका कोई मतलब नहीं है, बट इससे याद हो जाता है EBS दे, खत्म, ठीक है ना, लेयर्स खत्म। तो क्या क्या आएगा, तो E से इपिथीलियम होगा, सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना। फिर B से बाउमेंस मेम्ब्रेन आएगा, एक बाउमेंस कैप्सूल होता है, वो किडनी में होता है, लेकिन ये यहाँ बाउमेंस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। एस से स्ट्रोमा होगा, स्ट्रोमा आप लोग समझते हो जो मैट्रिक्स पोर्शन होता है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स पोर्शन जो होगा सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वो वॉल्यूम कवर करेगा या थिकनेस कवर करेगा, तो ये 90% थिकनेस को ये कंबाइन करता है, स्ट्रोमा। एंड उसके बाद आएगा एक डेस्मेट मेम्ब्रेन, एक आया था एंडोथेलियम, ठीक है ना। तो इसके लेयर्स के नाम ये आउटर से इनर की तरफ एक मेमोनिक में याद होगी EBS दे, ठीक है ना। तो अब इसके अलग अलग हम लोग लेयर्स की बात करेंगे, इसके लेयर्स के फंक्शंस की बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इपिथीलियम। इपिथीलियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्निया, ये समझ में आती है अपने को। तो ये स्मूथ सरफेस होती है ड्यू टू नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथीलियम। यहाँ पे नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस इपिथीलियम होती है, ठीक है ना। इसकी इपिथीलियम नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस होती है, ठीक है ना। और इपिथीलियम डैमेज हील्स कम्प्लीटली विदाउट एनी स्कार और डैमेज। अगर इपिथीलियम का कभी कभार जैसे कॉर्निया में इपिथीलियम का डैमेज हो गया, तो ये हील कर जाएगी विदाउट एनी स्कार या डैमेज के। स्कार नहीं बनेगा और ना डैमेज होगा इसमें कुछ, ठीक है। वो अपने आप रीजनरेट करके हील कर जाएगी, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। तो ये रही आपकी मतलब कि इसकी देखो, इसके जो इपिथीलियम है, आपको ऐसे समझो कि जो इसका सुपरफिशियल लेयर होता है, इसका सुपरफिशियल लेयर ये होता है स्क्वामस। इसका जो मिडिल लेयर होता है एक, फिर उसके बाद एक आएगा मिडिल लेयर, और इसमें भी 3 लेयर एक बेसिकली होते हैं, जो अगर मैं एकदम उसकी मतलब कि एकदम घुस के एकदम बताऊँ, मतलब कि एकदम डीप में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके बेसल सेल होते हैं जो कि कॉलमनर होते हैं, और ये कॉलमनर जो इसके होते हैं सबसे बेसल सेल्स होते हैं, ठीक है ना। ये माइटोसिस अंडरगो कर सकते हैं। माइटोसिस करेंगे तो रीजनरेशन करेंगे, ठीक है ना। और रीजनरेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इपिथीलियम नया कॉर्नियल इपिथीलियम बना देंगे, ठीक है। तो ये एक बेसिक साइज का मैकेनिज्म होता है, क्यों ये मतलब कि स्कार बिना स्कार के हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बाउमेंस लेयर की। तो बाउमेंस लेयर सबसे पहली बात तो ये ए सेल्यूलर लेयर है, ठीक है ना। और ये कंपैक्ट लेयर ऑफ कोलाजन है, इसमें कोलाजन होता है। गिव्स इंटीग्रिटी टू कॉर्निया, ये कॉर्निया को एक इंटीग्रिटी मतलब कि स्टेबलनेस प्रोवाइड करता है। नेवर रीजनरेट्स ऑन डैमेज, ये अगर डैमेज हो गया तो आपको स्कार बनना निश्चित है, ठीक है ना। स्कार और ओपेसिटी फॉर्म्ड, तो यहाँ पे स्कार या ओपेसिटी फॉर्म हो सकता है। और इसके बारे में थोड़ी चीज़ें और जान लो कि, एक सेकेंड, हाँ राइट। तो इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है बाउमेंस मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो होता है ये नॉट अ ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन अगर आप कह सकते हो, ये नॉट ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। नॉट ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब क्यों इसको कहते हैं नॉट ट्रू बेसमेंट है, क्योंकि ये पास नेगेटिव होता है, ठीक है ना। जो पीरियोडिक एसिड शिफ्ट रिएजेंट हो जो होता है, पीरियोडिक एसिड शिफ्ट रिएजेंट, जो कि ऑलमोस्ट हर उसमें पाया जाता है, मतलब कि हर जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो उसको पॉजिटिव देता है, लेकिन ये यहाँ पे ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ठीक, तो ये एक चीज़ हो गई। और ए सेल्यूलर होता है तो कैन नॉट रीजनरेट, और स्कार मतलब कि हील्स बाय स्कार ही होगा, कॉर्नियल ओपेसिटी फॉर्म हो जाएगी, और पेशेंट कैन सफ़र फ्रॉम विजन लॉस, ठीक है ना। तो पेशेंट कैन सफ़र फ्रॉम विजन लॉस।
ठीक है ना। तो कॉर्नियल ओपेसिटी की बात मैंने अलग से लेक्चर में की है, तो उसको वहाँ से देखना। लेकिन तो कॉर्नियल ओपेसिटी कहीं भी होगी, बेसिकली ये बाउमेंस लेयर का, मेम्ब्रेन का वो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रोमा की। तो स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ अबाउट 90% ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस। ये सबसे मोटी मतलब कि इसकी लेयर होती है जो स्ट्रोमा होती है, ठीक है ना। 90% ऑफ द कॉर्नियल थिकनेस को ये कंप्राइज करेगी। ये इसमें बेड ऑफ प्रोटियोग्लाइकिन होते हैं, एक केराटिन सल्फेट, एक होता है डर्माटिन सल्फेट, ठीक है ना। केडी से याद करते हो, किल डेथ रेशियो आप लोग देखते हो ना कि हाँ, जो अपना गेमर्स होते हैं उनको केडी बहुत बहुत उनको हाई रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ होती है, ठीक है ना। तो बेड ऑफ प्रोटियोग्लाइकिन, इसमें क्या क्या होता है, केराटिन सल्फेट और एक डर्माटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट और डर्माटिन सल्फेट, राइट। तो रेगुलरली अरेंज ऑफ कोलाजिन 1, यहाँ पे कोलाजिन 1 जो है ज़्यादा होता है, टाइप 1 ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जो इसको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। कॉर्निया ए वैस्कुलर होने के साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी है, तभी नाम में विजन क्लियर आती है। तो स्ट्रोमा kept in relatively dehydrated state because if the water absorbed by cornea it will disrupt the arrangement of कोलाजन लीडिंग टू हेजीनेस। तो क्या होता है कभी कभार, पहले एक बात ये समझो कि स्ट्रोमा में जो हमको कोलाजन रखना होता है वो बहुत ही टाइटली और कंपैक्टली रखना पड़ता है। अगर बाई चांस ये ऐसा ना हुआ और इसमें कोई वाटर आ गया अंदर, तो यहाँ पे हेजीनेस आ जाएगी, कॉर्नियल हेजीनेस या कॉर्नियल इडीमा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, इस पर डिस्टॉर्शन ऑफ विजन होने लगेगा। अगर हेजीनेस आ गई तो विजन का कुछ ना कुछ दिक्कत होगा ना, तो ऑब्वियस ही चीज़ है। इसीलिए कोई भी परफोरेटिंग इंजरी में यू गेस कि स्ट्रोमा में कभी कभार कॉर्नियल हेजीनेस आ जाती है, तो विजन का दिक्कत होने लगता है। तो इसलिए इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नेक्स्ट आएगा आपका डेस्मेंट मेम्ब्रेन। अब एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ समझनी है, डेस्मेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक डुआज लेयर होती है, ठीक है ना। बहुत सारी किताबें लिखती हैं, बहुत सारी किताबें नहीं लिखती। डुआज लेयर क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर होता है। दिस इज ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्नियल लेयर, ठीक है। और ये जो होता है इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम फ्रॉम 7 to 14 माइक्रॉन, ठीक है ना। तो ये इसकी बहुत ही नॉन फंक्शनल एक तरीके से कह सकते हो। अगर आपको लिखना मन किया लिख देना कंटेंट बढ़ाने के लिए, अगर नहीं मन किया तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे डेस्मेट मेम्ब्रेन की। तो डेस्मेट मेम्ब्रेन क्या होता है, सेक्रेटेड बाय एंडोथेलियम। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है एंडोथेलियम, वो डेस्मेट मेम्ब्रेन को सेक्रेट करती है, ठीक है ना। तो ये जो होती है सेक्रेटेड बाय एंडोथेलियम फॉर्म बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम। ये एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाती है। जो बाउमेंस लेयर था वो नॉट ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन था, और वो पीरियोडिक शिफ्ट रिएजेंट नेगेटिव था, राइट। तो यहाँ पे जो होता है कोलाजन टाइप 4 होता है, और कोलाजन टाइप 1 का होता है स्ट्रोमा में, ठीक है ना। तो कोलाजन टाइप 4 होगा। ऑल बेसमेंट मेम्ब्रेन हैव टाइप 4 कोलाजन। जो बेस समझते हो, बेस मतलब क्या, देखो कैसे याद करना है कोलाजन को। कार्टिलेज होता है तो 2 में टाइप 2 कोलाजन होगा, ठीक है ना। और ये बेस पे क्या होता है, बेस सबसे नीचे मतलब टाइप 4, तो टाइप 4 कोलाजन होगा, ठीक है ना। तो 2 कोलाजन आप लोग ऐसे ही याद कर सकते हो। और कोलाजन 1 आपका बेसिकली बोन में बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि कंपैक्टली अरेंज होना होता है, तो ये ऐसे आप याद कर सकते हो कि हाँ कोलाजन किस में सबसे मतलब कि ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो आई गेस ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ऑल बेसमेंट मेम्ब्रेन हैव टाइप 4 कोलाजन और विजुलाइज्ड ऑन गोनियोस्कोपी। ये किस पे विजुलाइज करेंगे अपन, गोनियोस्कोपी पे विजुलाइज करेंगे। तो गोनियोस्कोपी, और एक होता है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन बेसिकली एंटीरियर सेगमेंट को देखने के लिए यूज़ करते हैं। एंटीरियर चैम्बर और एंटीरियर सेगमेंट में कुछ फ्लोटर्स वगैरह का एग्जामिनेशन करते हैं। और डेस्मेंट मेम्ब्रेन को एग्जामिन करेंगे तो गोनियोस्कोपी, ठीक है ना, ठीक। तो ओनली फंगल इन्फेक्शंस कैन कॉज डेस्मेट मेम्ब्रेन। डेस्मेट देखो कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ फंगल ओनली सम मतलब बहुत ही कम फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि क्रॉस कर सकते हैं ये आपके डेस्मेट मेम्ब्रेन को, ठीक है ना। तो ये तो समझ गया कि एंडोथेलियल सेल द्वारा है रीजनरेट, और ये रीजनरेट कर सकता है, ठीक है ना। एक ये भी चीज़ है ना, इट कैन रीजनरेट। ये ऐसा नहीं है कि ये अगर मतलब बाउमेंस लेयर की तरह ये रीजनरेट ना कर पाए, ये रीजनरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद रखना कि हाँ भैया ये रीजनरेट कर सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका जो थिकनेस होता है, इट्स थिकनेस कैन इंक्रीज थ्रू आउट लाइफ। इसका थिकनेस जो है वो थ्रू आउट लाइफ इंक्रीज कर सकता है। इसको मैं ढंग से कहीं लिख देता हूँ, राइट, ठीक है ना। इट्स थिकनेस
कैन इंक्रीज थ्रू आउट लाइफ, ठीक है ना। इसकी थिकनेस जो है थ्रू आउट लाइफ ये बढ़ सकती है। और इसका अगर पेरिफेरल टर्मिनेशन मैं देखूं, इसका पेरिफेरल टर्मिनेशन जो होता है इसको कहते हैं श्वाल्वेज लाइन, ठीक है ना। जब एंटीरियर एंगल का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है ना, तो आई कांट सी स्टफ में एक आता है आपका श्वाल्वेज लाइन, ठीक है ना, वो वहाँ का एक मेमोनिक है, तो बहुत ही फेमस मेमोनिक है, तो एक श्वाल्वेज लाइन आता है। तो श्वाल्वेज लाइन बेसिकली क्या है, पेरिफेरल टर्मिनेशन ऑफ डिस्मिट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करेंगे एंडोथीलियम की। व्हाट इज एंडोथीलियम, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर फॉर कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी, कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल। देखो एपिथीलियम में स्क्वामस सेल थे, यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल है, ठीक है ना। तो ये विजुलाइज करते हैं एंडोथीलियल सेल लेयर को। ये किसको विजुलाइज करने के लिए होता है, एंडोथीलियल लेयर सेल्स बाय स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी जो कि हेक्सागोनल पैटर्न देगा, और एक होता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, राइट। तो नॉर्मल एंडोथीलियम काउंट बर्थ पे होता है 3000 से 4000, और ये डिक्रीज करता रहता है बाई एज। तो एडल्ट में ये 2500 से 3000 हो जाता है, और ओल्ड में 2000 सेल के करीबन आ जाता है। तो फंक्शन क्या क्या है एंडोथीलियम सेल का, ये जो होता है ये यहाँ पे एक होती है कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है ना, ये कॉर्नियल डिहाइड्रेशन को मेंटेन करता है। जैसे अगर स्ट्रोमा को रिलेटिवली डिहाइड्रेट करना हो तो H2O को ये लगातार पंप आउट करता रहता है इनटू द एक्वस ह्यूमर, ताकि जो काम अपना बना रहे, ठीक है ना। और इसकी जो टाइट जंक्शंस हैं बिटवीन एडजेसेंट एंडोथेलियल, यहाँ पे टाइट जंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। और अगर क्रिटिकल डेंसिटी के नीचे हो जाए, मतलब कि 500 सेल्स से नीचे चला जाए ये एंडोथीलियम की लेयर, क्योंकि बहुत ही टाइटली एडेड होगी, तो अगर 500 से नीचे हो जाए तो क्या होगा कि स्ट्रोमा जो है हाइड्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि अब जो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वाटर को कंटिन्यूसली बाहर फेंक रहा था, मतलब एक्वस ह्यूमर में, तो कॉर्निया हेजी अब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक कुछ बात रही है, मतलब कि अपनी एंडोथीलियल सेल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक ले बाय।